बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माय नेम इज़ डॉक्टर यासिर खान और मैं आपको एच के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। बेटा हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और यूनिट नंबर 1 में मैंने आज 3 ऑर्गेनेलीज लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 पे क्लोरोप्लास्ट और नंबर 3 पे वैक्यूल। इन तीनों में अगर मैं एमसीक्यू पूछ लूं कि पिक द ऑड वन आउट, इन तीनों में से आप बताएं कि कौन सा बिल्कुल ऑड है, तो वो आंसर क्या होगा? वो होगा वैक्यूल। रीजन बिकॉज वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। बाकी जो दोनों ऑर्गेनेलीज है वो कैसी ऑर्गेनेलीज है? बोथ आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। हमने स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है, सबसे पहली बात कि इट इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। दो मेम्ब्रेन नजर आएंगी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरियस सेल्स के अंदर हम देखते हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो स्टडी किया गया वो स्टडी किया गया हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले किसके अंदर स्टडी किया गया? इंसेक्ट्स के अंदर स्टडी किया गया। अगर हम ग्रीन एल्गी के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जो ग्रीन एल्गी है उनके अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है पर सेल वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नजर आएगा। और जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के आप मसल्स के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं, मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में, तो वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया अप टू 5 लाख नजर आते हैं। कितने नजर आ रहे हैं? 5 लाख। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर कितने पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड किस बात पे कर रहा होता है? तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किस चीज पे डिपेंड करते हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी सेल के फंक्शन को हम कहते हैं, एक्चुअली इट इज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिजियोलॉजी आप कहते हैं फंक्शंस को। तो देखें कोई भी सेल कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है। अगर कोई भी सेल है उसके अंदर आपको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हाई नजर आती है तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर कितना होगा? ज्यादा पाया जाता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप एक और टर्म भी यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द क्या? इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम सेल का पावर हाउस कह रहे होते हैं। किस बेस पे कह रहे होते हैं सेल का पावर हाउस? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी। और किस फॉर्म के अंदर एनर्जी को जनरेट करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी को जनरेट करवाता है। कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। किस बेस पे हम कहते हैं? ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हम कहते हैं दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। इनका अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क भी है कि वो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है वो डीएनए एक्चुअली सर्कुलर डीएनए होता है, बजाय इसके कि यूजुअल टाइप ऑफ डीएनए हो। और वो यूजुअल टाइप ऑफ डीएनए कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद है, साथ ही राइबोसोम्स हैं। और जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं वो है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। Because the mitochondria and chloroplast both are the organelles of symbiotic origin। और दोनों के बारे में हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक origin है। जो डीएनए प्रोकैरियोट के अंदर है वही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर है वही राइबोसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और कोई भी ऑर्गेनेली जिसके अपना डीएनए हो, अपने राइबोसोम हो, उसको हम कहते हैं ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है। इसके बारे में आप अपनी बुक में अगर पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि इट इज एक्चुअली द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी कि सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है इनको मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके पास अपनी मशीनरी मौजूद है, रेप्लिकेशन की भी और अपनी प्रोटीन फैक्ट्री भी मौजूद है, जिन्हें हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है बेसिकली। तो बुक में बताया गया कि अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तब आपको स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो तब आपको स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तब आपको कैसा नजर आ रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो तब आपको स्ट्रक्चर इसका कैसा नजर आ रहा है। जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इसका जो स्ट्रक्चर हमें नजर आया, आइदर इट इज द वेसिकल्स लाइक, आपको वेसिकल्स नजर आएंगे, या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। Mitochondria look like to be the vesicles or rod-like structure when we see it under the compound microscope. लेकिन जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नजर आई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली भी किस तरह से है, हम कहते हैं कि इसकी ना आपको दो मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आपको इसकी दो मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो स्मूथ होती है, याद रखिएगा। ये आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इसके स्ट्रक्चर से अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। किसकी आउटर मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया की। वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन कहां पर मौजूद होगी? इनसाइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, यहां पर इसकी इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, यहां पर कुछ इनफोल्डिंग्स भी मौजूद होती है। उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर कुछ इनफोल्डिंग्स मौजूद है। ये इस तरह से, ये आपको इनर मेम्ब्रेन के लेवल पर कुछ इनफोल्डिंग्स नजर आएंगी। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? तो वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है। ये जो इनर मेम्ब्रेन के लेवल पर इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। क्या नाम दिया हमने? क्रिस्टी का नाम दिया। यहां से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि क्रिस्टी इज प्रेजेंट इन द, ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया हो, ऑप्शन में गोल्जी ऑपरेटस हो, ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ऑप्शन में लाइसोसोम हो। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव द सिस्टर्नी एक्सेप्ट द, वही हमारे पास ऑप्शन है। तो लाइसोसोम में भी सिस्टर्नी मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सिस्टर्नी मौजूद है, गोल्जी के अंदर भी मौजूद है, लाइसोसोम में भी है, लेकिन किस में नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मौजूद होती है? क्रिस्टी मौजूद होती है। देखिए मैंने आउटर मेम्ब्रेन बनाई, इनर मेम्ब्रेन बनाई। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको एक स्पेस नजर आ रही है। इस स्पेस को हम दो नाम देते हैं, याद रखिएगा, और यहां से लाजमी एमसीक्यू आता है। इस स्पेस को हम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस का नाम भी देते हैं, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस मौजूद है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, या फिर इसका दूसरा नाम भी है। और दूसरा नाम इसका क्या है? इट इज आल्सो नोन एज द आउटर कंपार्टमेंट।
ये बाहर वाला कंपार्टमेंट है। तो हमारे पास जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है उसके दो नाम हो गए। अब अगर आउटर कंपार्टमेंट है इसका मतलब है इनर भी होना चाहिए, जिस बेस पे हमने इसको आउटर कहा। तो ये जो आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना कंपार्टमेंट नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली द इनर कंपार्टमेंट। और ये जो इनर कंपार्टमेंट है इसका भी दूसरा नाम है, और दूसरा नाम क्या है इसका? इट इज आल्सो नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये जो हमारे पास इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं जिसको हमने क्रिस्टी का नाम दिया, यहां पर आपको कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, और ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज द F1 पार्टिकल। क्या हमने कहा इसको? F1 पार्टिकल। एंड F1 पार्टिकल एक्चुअली रिजेंबल विद द, किसके साथ रिजेंबल करता है? आपको इसका आंसर पता है, इट रिजेंबल विद द एटीपी सिंथेटेज। किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? एटीपी सिंथेटेज के साथ रिजेंबल कर रहा है। ये जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इसके अंदर मटेरियल मौजूद है। किसका मटेरियल? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मटेरियल मौजूद है। और ये जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है यहां पर आपको सर्कुलर डीएनए भी नजर आएगा, यहां मौजूद है सर्कुलर डीएनए। साथ ही आपको कुछ पार्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं, और उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? उनको हमने नाम दिया राइबोसोम्स का। देखिए ये हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेली है जिसे आप डायग्राम से सब कुछ समझ सकते हैं। साथ ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे डीएनए भी नजर आ रहा है, और उस डीएनए को हमने क्या नाम दिया? उस डीएनए को हमने नाम दिया कि ये सर्कुलर डीएनए है। हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उन प्रोसेसेस को देखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं? तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन उस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल। एक तो ये क्रेब्स साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। फिर हम कहते हैं इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। साथ ही ये इन्वॉल्व है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसका मतलब है ये वो कुछ प्रोसेस है जो कहां पे हो रहे हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे कुछ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? वो तमाम एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो तमाम एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। कुछ हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे कोएंजाइम्स भी पड़े होते हैं, और कुछ डाइवेलेंट आयंस भी मौजूद हैं। उन डाइवेलेंट आयंस के अंदर जो ज्यादा प्रोमिनेंट आयंस हैं वो मैग्नीशियम है, आयरन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने देख लिया कि जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर डीएनए मौजूद है, दैट डीएनए इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसके अंदर राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं, एंड दीस राइबोसोम्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है, आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्रेब्स साइकिल पढ़ा हुआ है। साथ में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी हो रही है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। ये तमाम के तमाम कहां पे हो रहे हैं? मैट्रिक्स के अंदर या फिर इनर कंपार्टमेंट के ऊपर।
अब देखिए, हमने कहा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं, उनको हमने कहा कि ये F1 पार्टिकल्स है। एंड F1 पार्टिकल्स आर एक्चुअली द नॉब लाइक स्ट्रक्चर which resembles with the ATP synthetase and involved in the process of ATP synthesis। देखिए, ये जो आपको इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, ये नजर किस तरह से आ रही है, फिर मैं बताता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूं कि एक जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये मैंने एक आउटर मेम्ब्रेन बना दी, साथ ही हमारे पास इनर मेम्ब्रेन भी है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे आपको ऐसी इनफोल्डिंग्स नजर आ रही है, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं दीज आर एक्चुअली द क्रिस्टी, इस तरह से। तो ये मैं आपको बना रहा हूं इनर मेम्ब्रेन, और ये आपको इनर मेम्ब्रेन शो हो रही है। इनर मेम्ब्रेन के लेवल पर ही आपने पढ़ा कि कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। अगर आप इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा ये इंबेडेड है। किसके अंदर इंबेडेड है? इनर मेम्ब्रेन के लेवल पर इंबेडेड है। साथ ही आपको इसका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएगा, डंडीनुमा, और आगे आपको इसकी प्रोजेक्शन भी नजर आएगी, ये इस तरह से। अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास F1 पार्टिकल है वो ये एरिया है, दिस इज एक्चुअली द F1 पार्टिकल। ये जो पीछे स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कि ये स्टॉक है, और ये जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है ये F0 पार्टिकल है। F0 particle actually channelize the hydrogen ions and F1 is actual site for the formation of ATP। देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको सारा क्या नजर आ रहा है? मैट्रिक्स नजर आ रहा है, सारा का सारा क्या नजर आ रहा है? मैट्रिक्स नजर आ रहा है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? आउटर कंपार्टमेंट। क्या है? आउटर कंपार्टमेंट है। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी हाइड्रोजन आयंस जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटर कंपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। और इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या नाम देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। तो वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इन द आउटर कंपार्टमेंट। तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो इधर आ गए, देखिए यहाँ पे सारे आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयंस जो है वो इकट्ठे हो गए। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं इन्होंने गुजरना होता है दीज F1 पार्टिकल। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो आउटर कंपार्टमेंट के अंदर बढ़ जाती है, दे आर नाउ इन द हायर पोटेंशियल लेवल। From the higher potential level, they tend to move towards the lower potential level। जब lower potential level की तरफ मूव करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ मैट्रिक्स के लेवल पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होते हैं, बट दे डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर अनटिल अनलेस यहाँ पे एनर्जी का कोई सोर्स आ जाए। तो वो एनर्जी का सोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं? व्हेन द हाइड्रोजन आयंस मूव फ्रॉम द हाई पोटेंशियल लेवल टू द लो पोटेंशियल लेवल। इसी एनर्जी को यूज करते हुए मैंने आपको बताया कि F1 इज एक्चुअली द ATP सिंथेटेज व्हिच रिजेंबल विद द ATP सिंथेटेज। तो इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए यही दोनों आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो जाती है? ATP सिंथेसाइज हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखता है, और ये एनर्जी को तब तक नहीं प्रोवाइड करता जब तक सेल के अंदर उसकी जरूरत ना हो। तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑन द डिमांड ऑफ द सेल।
तो जितनी सेल को जरूरत होती है वो उसके मुताबिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है, सेल को कितना एटीपी चाहिए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो उसी बात पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ इनफोल्डिंग्स भी मौजूद है जिनको मैंने क्रिस्टी का नाम दिया। तो आपने रेस्पिरेटरी चेन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी चेन इज एक्चुअली लोकेटेड एट द लेवल ऑफ क्रिस्टी। वो रेस्पिरेटरी चेन जो कि इन्वॉल्व है एटीपी की सिंथेसिस में, वो रेस्पिरेटरी चेन जो एक NADPH के मॉलिक्यूल, एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बना रही है, और वही रेस्पिरेटरी चेन जो एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP बना रही है, मैं उस रेस्पिरेटरी चेन की बात कर रहा हूँ। इट इज लोकेटेड एक्चुअली एट द लेवल ऑफ क्रिस्टी। तो हमने पढ़ लिया कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, और जो इसकी क्रिस्टी है वहां पर कौन कौन से एक्चुअली स्टेप्स जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम कहते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट।